प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक साथियों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, पानीपत, उत्कर्ष सोसाइटी के सहयोग से चल रहे हरियाणा सरकार के विशेष प्रयास एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान विषय में हमारी पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटना है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम दो भागों में बांट करके समझेंगे। पहले भाग में आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस व्याख्यान का क्षेत्र है, हम समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के उदय के कारण क्या क्या रहे हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिन्होंने वैश्वीकरण के उदित होने में सहयोग किया है, वैश्वीकरण के उदय में उदारवाद और निजीकरण का क्या योगदान रहा है, और हम जानेंगे कि वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम या उसके प्रभाव क्या क्या रहे हैं। ये व्याख्यान अपने आप में विशेष बन जाता है क्योंकि वैश्वीकरण आज हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना, वैश्वीकरण के अर्थ और उसके महत्व को समझना, वैश्वीकरण के उदय के कारण क्या क्या रहे हैं उनको जानना, वैश्वीकरण में सहयोगी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की जांच करना और वैश्वीकरण की भूमिका के बारे में अपने विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच तैयार करना। हमारा ऐसा कोई दिन व्यतीत नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों जिस दिन हम बाजार में नहीं जाते या कुछ न कुछ खरीदते नहीं हैं। हमारी खरीद क्षमता के साथ धीरे धीरे बाजार विकसित हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण ही विभिन्न देशों के बाजार और उनमें बेचे जाने वाली वस्तुएं एक जैसी हो गई हैं। एक ही वस्तु संसार के किसी भी कोने से आप आज खरीद सकते हैं। विदेशी व्यापार की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति की वजह से ही विभिन्न देशों के बाजार एक दूसरे के निकट आ गए हैं, क्योंकि जो वस्तुएं एक जगह उपलब्ध हो रही हैं वो दूसरी जगह भी उपलब्ध हो रही हैं। अब बाजारों के बीच की वो दूरी नहीं रही। बाजारों के बीच की इस दूरी को कम करने में बड़ा सहयोग किया है नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों ने। नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों की वजह से आज संचार और परिवहन के साधनों में इतनी तीव्रता आ गई है कि बिल्कुल कम समय में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में जाना या अपना सामान पहुंचाना आसान हो गया है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पूरे भूगोल की, पूरे संसार की बात ना कर रहे हों। जैसे एक व्यक्ति सुबह गांव के एक कोने में होता है, शाम को दूसरे कोने में, दोपहर को किसी कोने में, ऐसा ही आज हमारे साथ भी संभव है। हमारे विचार, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए अब सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं रही और विश्व एक गांव जैसा हमें नजर आता है। विश्व ग्राम की अवधारणा मजबूत होती नजर आ रही है। विभिन्न देशों के बाजार अब आपस में जुड़ गए हैं और उनमें आपसी निर्भरता बढ़ गई है। वो मिलकर एक इकाई के रूप में काम करने लगे हैं। उनके बीच की दूरियां अब नहीं रही हैं और वैश्वीकृत बाजार में अब उद्योगपति इस देश की सीमाओं में प्रतिबंधित नहीं रह गए हैं। एक देश का उद्योगपति संसार के दूसरे कोनों तक अपना सामान उपलब्ध करवा रहा है। तुलनात्मक लागत के आधार पर वो दूसरे उन उत्पादों से अपने उत्पाद की तुलना करता है जो विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं के आधार पर अपने उत्पाद की कीमत तय करता है और कहीं न कहीं
इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो अपना लाभ ले जाता है। यानी तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के आधार पर वो अपना लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा विदेशी व्यापार कोई आज की बात नहीं है। विदेशी व्यापार पुराने समय से होता रहा है। अंग्रेज हमारे देश में एक व्यापारी के तौर पे ही आए थे। एक विचारक ने इस बारे में बड़ी सुंदरता से लिखा है कि ये विदेशी व्यापार हजारों साल से चलता आ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन की एज में भूगोल, तकनीक और संस्थाएं बदल गई हैं। शिक्षा की व्यवस्थाओं में भी बदलाव हुआ है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आज अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं या फिर विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या विदेशों के बहुत सारे व्यक्ति हमारे यहां आकर के व्यवस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव कहा जा सकता है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण है क्या, इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन बिल्कुल उसको साफ तौर पे दिखा रही है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन द वे दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकम मोर कनेक्टेड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। वैश्वीकरण वो रास्ता है जिससे संसार भर के लोग राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आए हैं, एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही कहा है। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोबलाइजेशन से ही बना है, या हम कहें ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का दूसरा नाम भूमंडलीकरण भी है। ये दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है। वैश्वीकरण कहिए या भूमंडलीकरण, बिल्कुल एक ही बात है। वैश्वीकरण में व्यक्ति, वस्तु, सेवाएं, पूंजी, विचार अब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होते नजर आ रहे हैं। वो संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से आ जा सकते हैं। सीमाओं की बाध्यता नहीं रही। इस प्रवाह की गति को संचार और परिवहन के साधनों ने और तेज कर दिया है। जितने तेज संचार और परिवहन के साधन होंगे, ये गति बढ़ती चली जाएगी। फोटो में बिल्कुल वही चीज आप देख रहे हैं। इंटरनेट के जाल ने पूरी दुनिया को नजदीक ला दिया है। नेट बैंकिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। विभिन्न फूड कंपनियों से फूड ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। परिवहन के तीव्रगामी साधनों ने, हवाई यात्राओं ने, समुद्री मार्गों की यात्राओं ने इन व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। तीव्र गति के संचार और परिवहन के साधनों की वजह से ही विश्वग्राम की अवधारणा संभव हो पाई है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण केवल आर्थिक मुद्दों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई व्यापारी अपने देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों में जाता है, तो वहां की खान पान को, वहां की संस्कृति को, वहां के पहनावे को भी देखता है, वहां की आर्थिक व्यवस्थाओं को भी समझता है। इसलिए आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी जुड़ी हुई घटना आज वैश्वीकरण बन गया है। वैश्वीकरण की परिभाषा बिल्कुल उसके अर्थ को सही रूप से हमें समझा रही है। यहां दो विचारकों की परिभाषाएं आपके सामने हैं। हॉलैंड के एक विचारक रूड लुब्स ने कहा है कि वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो संबंध है वो बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रहता। यानी भौगोलिक दूरी का ध्यान रखे बिना ही विभिन्न देशों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते रहते हैं, और सही मायने में ये संबंध तकनीक की वजह से ही और ज्यादा बढ़ पाए हैं, तीव्रगामी हो पाए हैं। एक और प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथनी डिगेंस ने कहा है कि वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का प्रयास है। कम समय लगे और ज्यादा दूरी तय हो जाए, चाहे वो व्यक्ति के मामले में है, सामान के मामले में है, या उसके विचारों को पहुंचाने के मामले में है, वही वैश्वीकरण है। इससे संप्रेषण के माध्यम के रूप में तुरंत ही पूरे संसार में ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। विचार और संस्कृतियां एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकती हैं। हाँ,
दोनों विचारकों ने बड़े अच्छे तरीके से वैश्वीकरण की परिभाषाएं दी हैं। वैश्वीकरण आया क्यों? हमारे मन में ये एक सवाल उठता है। सही मायने में वैश्वीकरण के कई कारण रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु, सेवाएं और पूंजी, विचार जो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं, वो सही मायने में कोई नई बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कि वो सदियों से ऐसा होता रहा है। विभिन्न व्यापारी अपने देशों से दूसरे देशों तक व्यापार करते रहे हैं। यूरोपीय देशों की औद्योगिक क्रांति के बाद इस व्यवस्था की शुरुआत हुई और धीरे धीरे विदेशी व्यापार बढ़ता ही चला गया। उससे पहले देश की सीमाओं के अंदर वो व्यापार पहले से प्रचलित था। अब विदेशियों के यहां आ जाने से भी कहीं ना कहीं उस व्यापार की गति बढ़ी है। जैसे जैसे संचार और परिवहन के नए साधन आए, चाहे लैपटॉप आया, इंटरनेट आए, नई नई टेक्नोलॉजी आने से माइक्रोचिप्स आ गई हैं। अब आपके मोबाइल में ही वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं, ईमेल जैसी सुविधाएं संभव हैं। बैंक आपकी जेब में मोबाइल और एटीएम के माध्यम से रहता है। बिल्कुल वो वैश्वीकरण के ही प्रभाव हैं। इन परिवहन और संचार की तकनीकों की वजह से विकास के लिए आवाजाही की गति और बढ़ गई है। यही वैश्वीकरण को अपने आप में एक अलग घटना के रूप में बढ़ते हुए दिखाता है। संचार क्रांति की वजह से विश्व के विभिन्न भाग आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए संसार के एक कोने में होने वाली घटना का असर आज दूसरे कोने में भी देखा और महसूस किया जा सकता है। संसार के किसी भी देश में आतंकवादी घटना होती है तो विश्व के विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति उसकी आलोचना करते हुए आपको टीवी पर नजर आते हैं। बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। परंतु गहराई से अगर हम ध्यान दें तो वैश्वीकरण के लिए हमें दो तत्व जिम्मेदार नजर आते हैं। एक तत्व है लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद, और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही अगला कदम है, अगला रूप है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। चलिए समझते हैं कि लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद क्या है। उदारवाद का जन्म 17वीं शताब्दी में एक विचारक जॉन लॉक ने किया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक बुद्धिवादी प्राणी है, एक दिमागदार प्राणी है। वो अपना फायदा, अपना नुकसान जानता है, देख सकता है, इसलिए व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपना फायदा और नुकसान जानता है तो क्यों ना उसको स्वतंत्र किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के स्वतंत्रता, संपत्ति उसके मौलिक अधिकार है, जीवन उसका मौलिक अधिकार है, वो जन्म से ही उसको मिले हैं। कोई भी राज्य सत्ता उन अधिकारों को उससे ना छीने। इसलिए उदारवादी विचारकों का मानना है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रताएं उसको दी जानी चाहिए। उसकी बजाय सरकारों का स्वरूप सीमित होना चाहिए, क्योंकि सरकारें ज्यादा से ज्यादा काम करने के बहाने जो नियम और कानून बनाती हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही है, उसको स्वतंत्रता से आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सीमित सरकारें हो, पूंजीवाद हो, व्यक्ति अपने लाभ को अपनी जेब में रखे क्योंकि उसने मेहनत करके वो कमाया है, और लोकतंत्र जैसी यानी लोगों की पसंद की और चुनी हुई सरकारें हो जो लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही चले और काम करें। यह विचारधारा अपने आप में बड़ी विशेष थी, क्योंकि यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी महत्व दिया गया है। उदारवादी विचारक आर्थिक गतिविधियों में यानी पैसे वाली गतिविधियों में भी राज्य की दखलंदाजी का समर्थन नहीं करती। बिल्कुल वो चाहती है कि अहस्तक्षेपी राज्य होने चाहिए। ऐसे राज्य हो जो व्यक्ति के कामों में दखलंदाजी ना करें, मुक्त बाजार हो, व्यक्ति कहीं भी अपना उत्पाद बनाए, कहीं भी बेचे, बंधन ना लगे, और व्यक्तिगत अधिकार उसको मिले जिनमें संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर बाधाएं ना हो। इन विचारकों को एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल जर्मी बेंथम ने
उपयोगितावाद का जन्म किया कि सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति के उपयोग के लिए सामने आई हैं, इसलिए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का आनंद उठाना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। उदारवाद की वजह से प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का जन्म हुआ, क्योंकि जब उदारवादी विचारक व्यक्ति के काम में दखलंदाजी नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि व्यक्ति अपना लाभ अपने पास रखे, सभी उद्योग व्यक्ति अपने तरीके से लगाएगा और चलाएगा, अब वो विचारधारा प्रफुल्लित हो रही थी। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्योग सरकारी नहीं रहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और कंपनियां व्यक्तिगत हाथों में यानी निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी। निजीकरण का मानना है कि सरकार सीमित होनी चाहिए, ज्यादा काम ना करे, निजी स्वामित्व हो ताकि संपत्ति का मालिक अपने तरीके से व्यवस्था को चला सके, व्यक्ति के अपने अधिकार जिनमें स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार हैं वो व्यक्ति को मिले, संपत्ति का निजीकरण हो, लाभ व्यक्तिगत सीमाओं में ही रहे। वो अपनी विशेषताओं के साथ चाहता है कि लाभ को एक एक व्यक्ति के हिस्से में आना चाहिए, जिसमें क्षमता है वो अपने तरीके से आगे बढ़े। स्वतंत्रता जब व्यक्ति को मिलेगी तो वो अपनी अंदर की इच्छाओं को और अपनी शक्ति को दिखा पाएगा। इसलिए उदारवादी समर्थकों की विचारधारा की वजह से ही निजीकरण का जन्म हुआ। निजीकरण के समर्थकों का मानना है कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपटीशन होगा, एक उद्योगपति दूसरे की तुलना में अच्छा माल बनाएगा, अच्छे माल को सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएगा और वो अच्छी क्वालिटी का माल और सस्ते दामों में जब समाज को मिलेगा तो समाज को भी फायदा होगा। लाभ अपनी जेब तक ले जाने में, निजी स्तर पर रखने में उद्योगपति को भी फायदा है, दूसरी तरफ अब समाज को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसको अच्छा उत्पाद सस्ती कीमत पर मिल रहा है। इससे कुशलता बढ़ेगी, बेहतर सेवाएं व्यक्ति को मिल पाएंगी और उद्योगपति भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा, बेहतर उत्पादन का आधार तैयार होगा। इस कड़ी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बाजार तय करेगा कि वस्तुओं की कीमत क्या हो, बाजार की कीमत पे ही कम से कम कीमत पे और अच्छी से अच्छी सुविधाएं व्यक्तियों को उपलब्ध हो पाएंगी। अब धीरे धीरे इस बाजार को वैश्विक स्तर तक फैलाने के भी प्रयास होंगे। एक उद्योगपति अपने देश की सीमाओं से आगे बढ़ना चाहेगा, उसी से ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण का जन्म हुआ। इस प्रकार वैश्वीकरण में वैश्विक लाभ के उद्देश्य से व्यापार को विश्व स्तर तक फैलाने का, वैश्विक जुड़ाव का विश्व स्तर तक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रहता है। वैश्वीकरण की वजह से सेवाएं, पूंजी, विचार, व्यक्ति अब विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से आ जा सकेंगे, सीमाओं की बाध्यता उनके ऊपर नहीं रहेगी और इस कड़ी में परिवहन और संचार के तीव्र साधनों की वजह से गति और ज्यादा तेज हो गई है। विभिन्न देशों के बाजारों तक निजीकरण की वजह से वैश्विक वस्तुओं का प्रभाव बढ़ा है। उसी की वजह से हमें अपने आसपास की दुकानों पर वैश्विक उत्पाद मिलने लगे हैं और हम उनको खरीद करके दैनिक जीवन में उपभोग कर रहे हैं। इसीलिए हम इसी कड़ी के साथ शुरुआत कर रहे थे कि हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता जिस दिन हम मार्केट से कोई ना कोई सामान खरीद करके नहीं लेके आते, चाहे वो सामान हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो। अब वैश्विक बाजार हमें देखने को मिला है तो उससे विश्व स्तरीय व्यक्तियों का आना जाना भी बढ़ा है और वैश्विक घटनाओं का प्रभाव भी एक देश से दूसरे देश तक फैला है। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों ये वैश्वीकरण सामने आया और इसमें किस तरीके के बदलाव समाज में देखने को मिलते हैं, चलिए एक बार उन पे नजर डालते हैं। जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बढ़ती हैं, ग्लोबल और वर्ल्ड स्तर के उत्पाद बढ़ते हैं, मनी यानी धन लोगों की प्राथमिकता होती है, बिल्कुल वही विशेषताएं हैं। वैश्वीकरण की वजह से विभिन्न देश एक दूसरे के नजदीक आए हैं, उससे भौगोलिक दूरियां कम हो गई,
भौगोलिक दूरियां कम होने से बाजार पूरा विश्वव्यापी बन गया है। विश्वव्यापी बाजार बढ़ने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी हैं और बढ़ती जा रही हैं, जो एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में अपना व्यापार कर रही है। ये कंपनियां निजी लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। ज्यादा उत्पादन करने के लिए इनकी मजबूरी है कि उनको तकनीक पर जोर देना पड़ रहा है। नई मशीनें, ज्यादा उत्पादन करने वाली मशीनें लेना और मार्केट में अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाना भी इनकी प्राथमिकता है। नौकरियों में इसी तरीके की डिमांड बढ़ी है, इसलिए विश्व स्तर के पाठ्यक्रम, एमबीए जैसे पाठ्यक्रम जिनकी पिछले अध्यायों में भी हम चर्चा कर चुके हैं, उनका प्रसार बढ़ रहा है। विभिन्न व्यक्ति वैश्विक शिक्षा लेकर के, वैश्विक पाठ्यक्रम पढ़ के विश्व स्तर तक श्रम बाजार को फैलाए हुए हैं और एक देश के व्यक्ति दूसरे देशों के लिए आज रोजगार करते हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि हम पहले भी पढ़ करके आए हैं, जर्मी बेंथम की विचारधारा के अनुसार उपभोक्तावाद में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि उपभोक्तावाद कहता है कि सभी वस्तुएं व्यक्ति के उपभोग के लिए ही बनी हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का आनंद लेना चाहिए। नई संस्कृति का भी उदय हुआ है, क्योंकि विभिन्न देशों के अलग अलग उत्पाद, उनकी सांस्कृतिक वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीजें भी एक देश से दूसरे देश में प्रसारित हो रही हैं। चाहे वो पहनावा है, खान पान है, सभी व्यवस्थाएं आज वैश्विक स्तरीय बन गई हैं। ये सारी चीजें वैश्वीकरण की वजह से ही संभव हो पाई हैं। बिल्कुल, आप नजर डालें, क्या पिछले कुछ एक सालों में आपके खान पान में नूडल जैसी चीजें शामिल नहीं हो रही? हमारे विवाह शादियों का भी एक आम हिस्सा बन गई है। क्या पेंट कोट और जींस आपका आम पहनावा नहीं हो गया? बिल्कुल, वो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण के प्रभावों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनको 3 भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। हर तरीके के प्रभाव के दोनों पक्ष हैं, सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। क्योंकि वैश्वीकरण मूल रूप से बाजार और पैसे से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम सबसे पहले वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की विश्व स्तरीय आवाजाही के कारण वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। जाहिर सी बात है कि व्यापार में बढ़ोतरी होगी तो जेब में पैसा भी आएगा। बिल्कुल, हमें विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी, वो इसी का एक सकारात्मक प्रभाव है। अब वस्तु और व्यापार में वृद्धि हुई है। वस्तु और व्यापार में वृद्धि की वजह से आपसी निर्भरता बढ़ी है, जिससे विभिन्न देश दूसरे देशों से उत्पाद मंगवा रहे हैं। इससे सहयोग और शांति का दायरा भी बढ़ा है, क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारों पर अब वहां के व्यापारिक समूहों का प्रेशर है, दबाव है कि वो युद्ध जैसी स्थिति की तरफ देश को ना लेके जाएं, कहीं ना कहीं उनका सहयोग ना टूटने दें, वो व्यापारिक कड़ी को अवरुद्ध ना होने दें। और ऐसा दबाव विभिन्न सरकारों को विश्व में शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक प्रभाव है वो एक तरीके का। एक और प्रभाव है कि आर्थिक प्रतिबंधों के लगातार कम हो जाने से अब राष्ट्रीय सीमाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। एक बीमारी का इलाज जो मेरे देश में उपलब्ध नहीं था, मुझे सुविधा मिल रही है तो मैं विदेश में जाकर के वो इलाज ले सकता हूं। कहीं ना कहीं जीवन बचने में मुझे सुविधा मिली है। एक अच्छे स्तर का वैश्विक पाठ्यक्रम पढ़ के मैं विदेश में नौकरी कर सकता हूं। कहीं ना कहीं मेरे रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। नूडल जैसे जिन खान पान की हम बात कर रहे थे, बेशक वो मेरे भोजन का हिस्सा ना रही हो, परंतु कहीं ना कहीं उससे मुझे खान पान के मामले में एक विकल्प और उपलब्ध हो पाया है। बेशक मैं उसका यूज कर सकता हूं। कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी कुछ वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है। आर्थिक प्रतिबंधों के कम हो जाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। विभिन्न विदेशी कंपनियां आकर के हमारे देश में रोजगार कर रही हैं और जैसे ही नए उद्यम लगेंगे हमारे यहां के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
रोजगार की अवसरों की वृद्धि का सीधा प्रभाव लोगों की जेब पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब उनको रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, और वो पैसा आने से उनके विभिन्न वस्तुओं की खरीद की क्षमता बढ़ेगी, अलग अलग चीजों का उपभोग करेंगे, उनका जीवन स्तर अच्छे स्टैंडर्ड का और उभरा हुआ होगा, और साथ साथ विभिन्न व्यापारियों की वस्तुएं बिकेंगी तो उनको भी लाभ होगा। कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी और समाज को भी, दोनों को लाभ होता यहां नजर आ रहा है। वस्तु और सेवाओं के चयन के विकल्प भी बढ़ जाएंगे। एक ही जैसी बहुत सारी कंपनियों की वस्तुएं हमें मिलेंगी, एक से एक अच्छी और एक से एक कम कीमत में जब वो वस्तुएं हमें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे चयन का विकल्प विस्तृत हुआ है, हम और ज्यादा छांट करके पसंद की वस्तु ले पाएंगे। वैश्वीकरण के कारण ही व्यापारिक प्रतियोगिता बढ़ी है और इसका फायदा जनता को मिला है, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतनी अच्छी गुणवत्ता की चीज और कम कीमत पे हमें उपलब्ध हो पाएगी। जितनी कम कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध होंगी और अच्छे स्तर की वस्तुएं उपलब्ध होंगी, उससे जीवन स्तर बढ़ेगा, अच्छे स्तर का जीवन हम जी पाएंगे। बिल्कुल इस कड़ी में बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ की बात है, यूएन की बात है, वर्ल्ड बैंक जैसी व्यवस्थाएं हैं, डब्ल्यूटीओ है, जिनको पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इस वैश्वीकरण में हमारा सहयोग कर रही हैं। वैश्वीकरण के कारण हमारे घरेलू उद्योगपतियों को भी वैश्विक मंच मिल पाया है, क्योंकि अब उनके लिए भी विदेशों में सामान उपलब्ध करवाना, विदेशों तक अपने सामान को बेचना दूभर नहीं रहा है। इसी वजह से उनको लाभ हुआ होगा। कहीं ना कहीं ऐसा करने से देश में खुशहाली आएगी, खुलेपन में वृद्धि होगी, वो उसके फायदे हैं। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर भी वैश्वीकरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना गलत होता है। जिस व्यक्ति में क्षमता है, योग्यता है, क्यों ना वो इस योग्यता को दिखाए। अब उसको मौका मिल रहा है वैश्वीकरण के माध्यम से संसार के स्तर तक अपनी पहचान बनाने का और अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वैश्वीकरण को आज सारा संसार अपना रहा है। इसलिए वैश्वीकरण को रोकना वैसे भी इतिहास की धारा को मोड़ने जैसा होगा और ये कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं कहा जा सकता। वैश्वीकरण के साथ ताल से ताल मिलाना ही अच्छा रहेगा संसार के विभिन्न देशों के लिए। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हर व्यवस्था की तरह वैश्वीकरण के भी अपने कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। आर्थिक मामलों में देखें तो सामने आया है कि वैश्वीकरण का लाभ जब अमीर और गरीब देशों के आधार पर तुलना करते हैं तो पता लगता है कि केवल पूंजीपति देशों तक ही सीमित होकर के रह गया है। जो ज्यादा पूंजीपति हैं उन्होंने ही उद्योग लगाए हैं और वही वैश्विक मार्केट से लाभ ले जा रहे हैं। जिन देशों में औद्योगिकरण ज्यादा नहीं था वो इस वजह से नहीं था क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं थी, यानी जो देश गरीब था वो गरीबी की वजह से ना उद्योग लगा पाया और ना लाभ ले पाया, वो गरीब ही रह गया है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है कि वैश्वीकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए अब कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बदल दिया गया है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में राज्य को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं अपनी जनता के लिए उपलब्ध करवानी थी। सोशल वेलफेयर के काफी सारे काम जैसे आप नीचे देख रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे लोगों को रोजगार देने की बातें हैं, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। परंतु उदारवादी विचारधारा के विचारक तो इसके उल्टा ही चाह रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि राज्य जनता के कामों में दखल अंदाजी ही ना करे। व्यक्ति बुद्धिमान है और वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। ज्यादा कानून बना करके राज्य दखल अंदाजी कर रहे हैं, राज्य को बीच में नहीं आना है। इससे राज्य का कल्याणकारी स्वरूप बदल गया है। हस्तक्षेपी राज्य हो गए, दखल अंदाजी ना करने वाले राज्य बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण को लागू करने और ना करने के मुद्दे पर विश्व जनमत भी हमें बटा हुआ नजर आता है, क्योंकि विभिन्न देशों में जहां सकारात्मक प्रभाव नजर आए हैं वो चाह रहे हैं कि वैश्वीकरण हो, जहां नकारात्मक प्रभाव नजर आ रहे हैं वहां की जनता नहीं चाह रही कि वैश्वीकरण लागू किया जाए। वैश्वीकरण का लाभ केवल पूंजीपति देशों में
केवल धनी लोगों तक ही सीमित हुआ है। उन देशों का इतिहास हमें बता रहा है कि पूंजीपति देशों में भी, वैश्वीकृत देशों में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसके लाभ से वंचित रह गया है। तो कहीं वो ही परिणाम हमारे देश में भी सामने ना आए, अमीर और गरीब के बीच की खाई कहीं यहां भी ना बढ़ जाए, इसलिए भी हम चिंतित हैं। सामाजिक न्याय के पक्षधर भी नहीं चाहते कि वैश्वीकरण पे जोर दिया जाए, क्योंकि उनका तो उद्देश्य समाज में समान बंटवारा करना है। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि सभी को उनके अधिकार मिले और एक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके। गरीबी की वजह से कहां सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि वैश्वीकरण बढ़े जिससे गरीबी में और वृद्धि हो। इसके अलावा आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देश और ज्यादा गरीब हो गए हैं और वो बदहाल हुए हैं। ये भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि वैश्वीकरण नव उपनिवेशवाद की तरफ हमें बढ़ा रहा है, क्योंकि विभिन्न देश औद्योगिकरण करने के चक्कर में पूंजीपति देशों से कर्ज लेते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे कर्ज में इस हद तक डूब गए हैं कि उनकी स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ गई है। विभिन्न पूंजीपति देश अब उन पर दबाव बना रहे हैं और अपनी पसंद की नीतियां बनवाने में कामयाब हो रहे हैं। ये अनदेखे रूप से उन पर कब्जा ही करने जैसी व्यवस्था नजर आ रही है। वैश्वीकरण का भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन यानी दिमाग और ड्रेन का मतलब खाली हो जाना। हमारे देश के विभिन्न दिमागदार व्यक्ति, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट ज्यादा तनख्वाह के लालच में अब प्रभावशाली देशों के लिए और पूंजीपति देशों के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसा करने से हमारे देश को नकारात्मक व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे दिमागदार व्यक्ति विदेशों के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करने वाला कौन बचेगा। हमें गहराई से देखने पे पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी में कितने सारे भारतीय काम कर रहे हैं। बेंगलोर उसी का हब है। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाभ अमेरिका ले रहा है। उसके गरीब राष्ट्रों के हित में ये परिणाम नहीं कहे जा सकते, इसलिए नकारात्मक प्रभाव है। एक और नकारात्मक प्रभाव है कि प्रौद्योगिकी की वजह से वैश्विक संस्थाओं पर विकसित देशों का प्रभाव बढ़ा है, उनका दबदबा बढ़ा है। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर प्रभावशाली देशों का ही कब्जा है, और वो अब गरीब देशों पर उन संस्थाओं के माध्यम से मनपसंद की नीतियां बनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध मध्य मार्गी विचारक भी कर रहे हैं। वो वैश्वीकरण का समर्थन भी नहीं चाह रहे, वैश्वीकरण से दूरी भी नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि वैश्वीकरण के मामले में आगे तो बढ़ा जाए, परंतु कुछ सचेतताएं जरूर ध्यान रखी जाएं, ताकि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। वैश्वीकरण के केवल आर्थिक प्रभाव ही नहीं है, सांस्कृतिक प्रभाव भी है। कुछ अच्छे सांस्कृतिक प्रभाव रहे हैं, जैसे हमारे सामने विकल्प और चयन की संख्या आज बढ़ गई है, स्वतंत्रता बढ़ी है। अपनी पसंद का कोई भी उत्पाद, खान पान और पहनावे के मामले में हम चुनाव कर सकते हैं। फोटो में अमेरिका की प्रसिद्ध खान पान चेन मैकडी को आप देख रहे हैं, मैकडोनल्ड्स। दूसरी तरफ पहनावे के मामले में इसी तरीके का देख रहे हैं आप। जींस के पहनावे को आज आम पहनावा आप सबने भी बना लिया है, बिल्कुल वो उसी का एक उदाहरण है। वैश्वीकरण का एक और सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव यह रहा है कि हमारी पसंद और नापसंद विकसित हुई है, जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य परिपक्व हुए हैं। किसे अपनाना है और किसे नहीं, हम एक तुलनात्मक सोच विकसित कर पाए हैं। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी है। विभिन्न संस्कृतियां एक जैसे व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही हैं, एक दूसरे की नकल कर रही हैं। कहीं ना कहीं उस नकल की वजह से उनमें सहनशीलता आई है। दूसरे देशों की अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने की स्वीकार्यता बढ़ी है। नीली जींस के साथ भारतीय लोगों को खादी का कुर्ता पहनते हुए आज संसार भर में देखा जा सकता है, ना केवल भारत में, खुद अमेरिका में भी हम ऐसा देख पा रहे हैं। वो सांस्कृतिक सहनशीलता का ही एक उदाहरण है और ये एक अच्छा प्रभाव है।
परंतु साथ साथ वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव भी नजर आए हैं। जैसे संचार और परिवहन के साधनों पे कहीं न कहीं पूंजीपति देशों का कब्जा है। एक क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो जितने भी विज्ञापन आते हैं सभी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आ रहे हैं। विज्ञापनों के उस कब्जे का असर हमारे दिमाग पे और बच्चों की सोच तय करने में हो रहा है। कहीं न कहीं हमारी पसंद और नापसंद आज वैश्वीकरण तय कर रहा है। यह बड़ा नुकसान है हमें वैश्वीकरण का। आने वाली पीढ़ियों में यह प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने बचपन से ही वो अलग अलग विज्ञापन देख करके चीजें पसंद करना निश्चित किया है, वो अब मानसिक आधार पर उस विज्ञापन का गुलाम हो चुके हैं। दूसरा, वैश्वीकरण की वजह से गरीब देशों की अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, चाहे वो समृद्ध संस्कृति ही क्यों ना हो, क्योंकि वैश्वीकरण और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है और विकसित देशों की संस्कृति का हमारी संस्कृति पर दबाव बढ़ा है। वैश्वीकरण का एक यह भी नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता की बजाय पश्चिमीकरण हमारी संस्कृतियों पर थोपा जा रहा है। कितना विकसित हमारा खान पान और पहनावा क्यों ना हो, हम उन पश्चिमी देशों के संस्कृति को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके उन जैसे ही खान पान और पहनावे की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया का मैकडोनल्डीकरण इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, मैकडोनल्डीकरण को सही मायने में अगर हम समझें, मैकडोनल्ड्स अमेरिका की एक फूड चेन है जो विभिन्न शहरों में अपने खान पान संबंधी उत्पाद बेचती है और उसकी पहुंच आज हमारे बाजारों तक भी हो गई है और हम धड़ल्ले से खान पान की व्यवस्था में इसका प्रयोग करते हैं। कहीं न कहीं अब पूरे संसार में उस सांस्कृतिक प्रभाव ने हमारे खान पान तक घुसपैठ कर ली है, वो नकारात्मक प्रभाव नजर आता है। यह डर भी गलत नहीं है कि एक तरफा सांस्कृतिक प्रभाव विभिन्न समृद्ध संस्कृतियों को नष्ट कर देगा, क्योंकि अगर केवल पूंजीपति देशों का ही प्रभाव हमारी संस्कृतियों पर बना रहा, हम उन्हीं को अपने से एडवांस मान करके उनकी नकल करते रहे, तो उनकी नकारात्मक चीजें भी हम नकल कर जाएंगे और एक समृद्ध संस्कृति वहां विकसित नहीं हो पाएगी। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों की तरह उसके राजनीतिक प्रभाव भी हैं। कुछ अच्छे राजनीतिक प्रभाव भी रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी की तकनीक बढ़ी है, जिससे राज्य अब अपने नागरिकों के लिए सूचनाएं जुटाने का महत्वपूर्ण स्रोत अपने हाथ में लिए बैठे हैं। कंप्यूटर और नई तकनीक के आने से कहीं ना कहीं राज्यों के पास अब बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है कि उसके कितने लोगों को सामाजिक सुविधाओं का लाभ चाहिए, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने लोग बीपीएल और गरीब हैं, वो सारे आंकड़े आज उपलब्ध हैं। आपके हरियाणा राज्य में बिल्कुल इसी तरीके का प्रयास फैमिली आईडी बनाने के माध्यम से सरकार कर चुकी है और उसमें वो सभी आंकड़े अब सरकार के पास उपलब्ध हैं। ऐसा करने से सरकारी सुविधाओं को समाज तक पहुंचाने में सरकार को बड़ा सहयोग मिला है। दूसरी बात यहां बताने की कोशिश की गई है कि अब हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा की वजह से राज्य के काम कम हो गए हैं, क्योंकि राज्य को ज्यादा दखलंदाजी करनी ही नहीं। अब राज्य के काम भी कम हो गए हैं, नई तकनीकें भी आ गई हैं, इसलिए राज्य की कार्यक्षमता बढ़ गई है। कम समय में व्यक्तियों के काम संभव हो पाए हैं। यह भी एक सकारात्मक प्रभाव है। राज्य के ऐच्छिक कामों में भले ही कमी आई हो, परंतु सही मायने में राज्य के अनिवार्य काम आज भी जारी हैं। किसी भी राज्य के दो ही तरीके के काम होते हैं। अनिवार्य कामों में उसके पुलिसमैन संबंधी काम है, लोगों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। जबकि ऐच्छिक कार्यों में आते थे सामाजिक कार्य, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। जहां अब हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा है, लोग चाह रहे हैं कि राज्य दखलंदाजी ना करे, सामाजिक कार्य व्यक्ति समुदाय बना करके अपने आप कर लेगा। अब राज्य को कहीं ना कहीं अनिवार्य काम ही करने हैं। इससे धीरे धीरे राज्य के अनिवार्य काम आज भी जारी हैं। हम नहीं कह सकते
जैसा कहीं ना कहीं हमारे मन में दबाव था, बहम था कि बहुराष्ट्रीय निगमों के आ जाने की वजह से राज्य समाप्त हो जाएगा, अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। राज्यों के अनिवार्य काम आज भी जारी हैं और राज्य का सामुदायिक चरित्र आज भी जारी है। उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन चुनौती नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल ये राज्य के सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव है इस वैश्वीकरण के। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि राज्य की कार्य क्षमता में कमी आई है, क्योंकि यह हस्तक्षेपी राज्य के विचार के कारण अब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं रही। कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी कार्य करता था और धीरे धीरे जनता के निम्नतम वर्ग तक भी सुविधाएं प्रसारित होती थी। अब ऐसा नहीं रहा। ये वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। गरीब तबके पे और ज्यादा मार वैश्वीकरण की वजह से पड़ी है, ऐसा कहा जा सकता है। लेस इज फ्री स्टेट यानी यह हस्तक्षेपी राज्य की अवधारणा अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति या उदारवादी विचारक ये चाहता ही नहीं कि राज्य दखलंदाजी करें। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके काम के तरीके, विभिन्न देशों में एनजीओ का प्रसार, नॉन स्टेट एक्टर्स का बढ़ता रोल, ये भी सारी चीजें कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव के रूप में देखने को मिल रही हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स वे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो किसी देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, परंतु वो राज्य से संबंधित नहीं होते, सरकार से संबंधित नहीं होते। वो सरकारी संगठन नहीं है, व्यक्तिगत हाथों के संगठन या संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक रुतबा रखते हैं। कहीं ना कहीं फिर ये राज्य की विचारधारा को और उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित भी करते हैं। बिल्कुल यही नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के कहे जा सकते हैं। लोबिंग उसी का एक उदाहरण है। विभिन्न प्रभावशाली समूह अपने स्पेशल इंटरेस्ट के लिए लॉबिस्ट के माध्यम से पॉलिटिशियंस पे दबाव बनाते हैं और अपनी पसंद की नीतियां बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट का उदाहरण बिल्कुल उसका सीधा सा उदाहरण है। भारतीय उपभोक्ता बाजार में घुसपैठ करने के लिए सांसदों पे प्रेशर बनाया गया और कहीं ना कहीं बड़े शहरों में वो अमेरिकी कंपनी अपने उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रही। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने दम पे फैसला नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि अब लॉबिंग की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बन रहा है, जिससे राज्यों की अपने प्रभु सत्ता पे, स्वतंत्रता पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या वो अब अपने तरीके से या जनता के तरीके से डिसीजन ले भी पा रहे हैं या नहीं। लॉबिंग उसी का एक उदाहरण है और वो नकारात्मक प्रभाव रहा है। कुछ राजनीतिक विचारक भी स्वीकार करते हैं कि राज्य स्वीकार कर रहा है कि वैश्वीकरण के नाम पे प्रभावशाली राष्ट्रों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उन पे निर्णय थोपे जा रहे हैं। क्योंकि वैश्वीकरण के साथ उन्होंने जुड़ाव बढ़ा लिया, इसलिए अब उन संस्थाओं के निर्णयों को मानना उनकी मजबूरी हो गई है। आईएमएफ को देखें, वर्ल्ड बैंक को देखें, ऋण प्राप्त करने के बदले में विभिन्न बाध्यताएं थोपी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ही कहलाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसके उदय के क्या क्या कारण हैं, वैश्वीकरण में कौन कौन सी परिस्थितियां सहयोगी रही हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम क्या क्या हैं और उन परिणामों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इस अध्याय के लिए आपको कुछ गृह कार्य करना है। कुछ प्रश्न यहां लिखे गए हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। एक बार उनको लिखें। वैश्वीकरण के अर्थ को विस्तार से समझाइए। वैश्वीकरण के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रही हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक राजनीतिक परिणाम लिखिए। वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक परिणाम लिखिए। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष पर एक निबंध लिखिए। वैश्वीकरण की कोई परिभाषा बताइए। वैश्वीकरण की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको लिखने हैं
और मेरे प्राध्यापक साथियों से चेक करवाने हैं। आज के इस व्याख्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए और हरियाणा सरकार के द्वारा मुझे मौका दिए जाने के लिए आप सबका और हरियाणा सरकार का विशेष धन्यवाद। जय हिंद।